चैप्टर 3 बहुत ध्यान से सुनना है, लिखना कुछ नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, सीधे कंसंट्रेट करके अटेंटिव होकर बैठिए। इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या नाम है चैप्टर का? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर आपको 3-4 चीजों पर कंसंट्रेट करना है, ध्यान दीजिए। एक तो पेयर, किसकी बात हो रही है? पेयर। पेयर माने जोड़ा किसी भी चीज का, यानी दो होंगे। एक तो पेयर की बात हो रही है। दूसरा बात हो रही है टू वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल होंगे यहाँ पे? 2। और तीसरी बात हो रही है लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो डिग्री 1 की होती है। डिग्री 1। लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 1। उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 1। अगर 1 से ज्यादा होगी तो फिर तो 2 होगी तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी, 3 होगी तो क्यूबिक होगी। अब इसमें अंतर क्या है? लीनियर इक्वेशन 2 तरीके की होती है। जैसे मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिखी 2x + 5 = 0। ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये 1 वेरिएबल में है। कितने में है? 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 में भी हो सकती है, 3 में भी हो सकती है, 4 में भी हो सकती है, कितने भी वेरिएबल में हो सकती है। लेकिन आपको पढ़नी है 2 वेरिएबल में। 1 वेरिएबल में आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं, 8th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 1 वेरिएबल में होने से क्या होता है कि एक ही इक्वेशन से उस वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है यहाँ से x की वैल्यू -5/2 आ जाएगी। मतलब ये इक्वेशन किसी और वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं होती है। हम इसी एक ही सिंगल इक्वेशन को ही रीअरेंज करके जो वेरिएबल उसमें यूज हुआ है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऐसी होगी 2x + 5y = 10। जैसे मैंने ये इक्वेशन बनाई, ये भी लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो 2 वेरिएबल यूज हुए हैं उनकी डिग्री 1 ही है, हाईएस्ट डिग्री 1 है। लेकिन अगर इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, तो तुम खाली इस एक ही इक्वेशन का यूज करके अगर मैं कहूँ कि x और y की वैल्यू निकालो तो आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर इसको उधर ले जाएंगे तो x y के टर्म्स में आ जाएगा, उसको इधर लाएंगे तो y x के टर्म्स में आ जाएगा। मतलब इंडिपेंडेंटली दोनों की अलग अलग वैल्यू सिर्फ इस एक ही इक्वेशन को यूज करते हुए हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसके साथ एक दूसरी इक्वेशन चाहिए होती है, तभी यहाँ पर यूज हुआ है वर्ड पेयर। 2 वेरिएबल को निकालने के लिए मिनिमम हमारे पास कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? 2। 3 वेरिएबल को निकालने के लिए 3, 4 को निकालने के लिए 4। ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 वेरिएबल में इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो कम से कम एक और इक्वेशन होनी चाहिए, तभी पेयर दिया होगा। क्या दिया होगा? पेयर। क्या दिया होगा? पेयर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है। तो अगर 2 वेरिएबल में इक्वेशन है तो पेयर में ही दी होगी, तभी वेरिएबल की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है। दूसरी बात, आपको एक और बात ध्यान रखनी है। जब हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, लीनियर इक्वेशन जब वर्ड यूज करते हैं तो लीनियर का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ एनी लाइन। लाइन से ही वर्ड बना लीनियर। तो ये किसी लाइन की इक्वेशन है। अब कितनी इक्वेशन दी है? 2, यानी कि वो 2 लाइनें होंगी। भाई एक इक्वेशन एक लाइन को दिखाएगी, दूसरी इक्वेशन दूसरी लाइन को दिखाएगी। तो जब हम उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ तो आपको लीनियर इक्वेशन का प्लॉट करना आता है, ये पिछले चैप्टर में भी बताया। तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पे एक लाइन आएगी, और दूसरी 2 इक्वेशन दी तो पहली को प्लॉट करेंगे तो एक लाइन आएगी, दूसरी को प्लॉट करेंगे तो दूसरी लाइन आएगी। ठीक है। तो अब उन दोनों, अगर दोनों लाइंस को, उस दोनों पेयर को हम एक ही ग्राफ में बना रहे हैं तो 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कि वो दोनों लाइनें पैरेलल हों। चलो पहले पैरेलल नहीं, पहले इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब है एक दूसरे को कट कर रहे हैं। क्या कर रही हो? कट। दूसरा हो सकता है कि पैरेलल हो, यानी कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। पैरेलल लाइंस 2 ऐसी लाइन होती है जो कहीं भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, जैसे कॉपी की लाइंस होती है। तीसरा हो सकता है कि ओवरलैपिंग लाइन, एक दूसरे को क्या कर रही हो? कोइंसिडेंट भी कहते हैं इसको, कोइंसाइड करना, मतलब एक दूसरे के ऊपर पूरा ओवरलैप करना। ठीक है। यानी एक के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी, अलग अलग दिखाई नहीं देगी, एक के ऊपर ही दूसरी प्लॉट हो जाएगी। तो अब इनको याद करना होता है। देखो, जब दोनों कट कर रही हैं तो 2 लाइंस जब कट करती हैं तो वो एक ही पॉइंट पे कट करती हैं।
एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। दो लाइन कभी दो पॉइंट पे कट कर सकती है क्या? नहीं। तो ये जो पॉइंट होगा, जैसे मान लिया मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पर मैंने दो लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करी, दोनों लाइन ने यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। तो जब कट करा तो ये जो पॉइंट होगा इसके कितने कोऑर्डिनेट्स आएंगे? दो। एक इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा जितना हम एक्स में चले होंगे, एक इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा जितना हम वाई में चले, तभी तो ये पॉइंट प्लॉट हुआ। तो ये एक्स वाई जो भी पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट आ रहा है ये इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है और इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है। तो ये x की और y की जो वैल्यूज होंगी वो इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देंगी और इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देंगी, क्योंकि ये दोनों का क्या है? कॉमन सॉल्यूशन। दोनों का क्या है? कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। एक लाइन को अगर जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं ना, तो उस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट होते हैं, अगर हम इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाले तो वो सारे पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन अगर 2x + 3y = 5 है, या जो भी इक्वेशन है, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब होता है अगर हम x की जगह वो और y की जगह वो लगा देंगे तो दोनों तरफ इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। इसी तरीके से जब ये दोनों लाइन कट कर रही है तो ये जो पॉइंट है दोनों लाइन्स का कॉमन पॉइंट है, जहाँ पर जो दोनों के ऊपर है। तो इस लाइन में जो इस पॉइंट में जो x की वैल्यू और y की वैल्यू होगी वो इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके कितने कॉमन सॉल्यूशन होते हैं? एक। कितने कॉमन सॉल्यूशन होते हैं? और जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके कितने कॉमन सॉल्यूशन होते हैं? एक भी नहीं। जब वो टच ही नहीं करेंगी तो दोनों का एक कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं, तो उनके कितने कॉमन सॉल्यूशन होंगे? एक भी नहीं। जब दोनों लाइन ओवरलैप करेंगी तो फिर उनके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना। जब एक दूसरे से मिल गए तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, सब एक हो गया, यानी जो इसके सॉल्यूशन है वो इसके सॉल्यूशन भी हो जाएंगे। तो उनके कितने होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये तीन कंडीशन होती हैं। वन सॉल्यूशन किसका होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन का। नो सॉल्यूशन किसका होता है? पैरेलल लाइंस का। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन किसके होते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। तो ये तो बात हुई जब हम लाइंस को प्लॉट करके देखेंगे। प्लॉट करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा ना कि लाइंस पैरेलल हैं या कट कर रही हैं या ओवरलैप कर रही है। हमें कब पता चलेगा? जब हम ग्राफ पे उनकी प्लॉटिंग करेंगे। देखने से कैसे पता चलेगा? तो अगर हमें सिर्फ देखने से पता करना है, हम लाइन को प्लॉट नहीं कर रहे, हमें खाली देख के पता करना है। दो मैंने इक्वेशन दे दी और आपसे कहा बेटा देख के बताओ कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या ओवरलैपिंग होंगी, जिसको कोइंसिडेंट लाइन भी कहते हैं। एक ही बात है। ओवरलैपिंग वर्ड में इसलिए यूज कर रही हूँ, वो ज्यादा समझ में आता है। ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे से मिल जाना, ठीक है। तो ये आपको देख के बताना है। तो दो लाइन की इक्वेशन आपको दी होगी। तो मान लिया एक लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0। मैं c को इधर लिख दे रही हूँ, उस साइड होता है नंबर, तो इधर लिख दे रही हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। दूसरे का मान लिया है a2x + b2y + c2 = 0। ये दो लाइन की इक्वेशन है। क्या है? दोनों लाइनों की इक्वेशन है। तो हमें पता करना है ये इंटरसेक्टिंग है। जैसे मान लिया मैंने ये लिख दी, इसका एग्जांपल ऐसे समझ लो, 2x + 3y + 5 = 0। ये एक लाइन है। और 5x + 6y + 7 = 0, ये दूसरी लाइन है, ठीक है। ये a1 क्या हो गया? 2, a2 क्या हो गया? 5, b1 क्या हो गया? 3, b2 क्या हो गया? 6, c1 क्या हो गया? 5, c2 क्या हो गया? 7। अगर किसी में माइनस में तो माइनस के साथ लेंगे। अब मैं कह रही हूँ कि बेटा बताओ इन दोनों लाइंस को देख के कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या ओवरलैपिंग है। तो उसका तरीका होता है इनके कोफिशिएंट के हिसाब से निकालना। तो सबसे पहले हम a1/a2 करके देखेंगे और b1/b2 करके भी देखेंगे, रेशो निकाल के। यानी a1/a2 यहाँ से क्या आ रहा है? 2/5 और b1/b2 यहाँ से क्या आ रहा है? 3/6। उसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। तो ये तो आ रहा है 2/5, ये आ रहा है 1/2। क्या इक्वल है? नहीं। तो नॉट इक्वल टू है ना। ये इंटरसेक्टिंग हो। अगर ऐसा हो तो दोनों लाइन क्या करेंगी? इंटरसेक्ट। तो हम ऐसे देख के बता सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन तो, ठीक है। दूसरा है अगर a1/a2 = b1/b2 आ जाए। ध्यान से सुनना, यहाँ से मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर शुरू में ही ऐसा हो जाए तो हमें आगे सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सीधे इंटरसेक्टिंग लिखना है। लेकिन
अगर पहला ऐसा आ जाए दोनों बराबर, फिर हमें तीसरा भी चेक करना पड़ता है। तीसरा चेक करने में दो बातें होती है, या तो वो बराबर आएगा या बराबर नहीं आएगा। मान इस केस में क्या है, a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं आए तो ये तो सीधे इंटरसेक्टिंग हो गई। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है, जैसे 2x कितना, ये 4 होगा, तब क्या हुआ, a1/a2 कितना आया 1/2, b1/b2 भी कितना है 1। जब दोनों बराबर आ जाते हैं तो फिर हमको तीसरा भी चेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तीसरा भी चेक करना पड़ता है। तीसरा चेक करने पर अगर बराबर नहीं आ रहा, जैसे यहाँ से नहीं आ रहा, यहाँ 5.7 आ रहा है, वो इनके बराबर नहीं है, तो ये लाइन होती है पैरेलल। कैसी होती है, पैरेलल। और अगर तीसरे में अगर a1/a2 = b1/b2, ये तो यहाँ तक रह गई, अगर तीसरा भी बराबर आ गया तो ये होती है ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट या फिर इसी को कहते हैं ओवरलैपिंग लाइन। अब इसमें क्या होता है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, इसमें तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। अब इन दोनों को कैसे याद रखें कि कब पैरेलल होती है और कब कोइंसिडेंट होती है। तो उनको पता नहीं क्यों कई सारे बच्चे मैंने देखे आज तक इतनी बार पढ़ा दिया, कंफ्यूज होते हैं, उनको ये लगता है पैरेलल ये होती है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है, जब सभी बराबर हो गए तो कुछ अलग रहा ही नहीं, तो सभी एक दूसरे में मिल गया, सब एक दूसरे के बराबर है, तो ऐसे याद रखना है कि वो क्या होंगे, ओवरलैपिंग। समझ में आ गया। जब सब एक दूसरे के बराबर हो गया तो फिर अलग अलग रहा ही क्या, तो सब एक दूसरे के बराबर कब होता है, जब ओवरलैपिंग होती है, एक के ऊपर ही दूसरा। तो ओवरलैपिंग ये होती है और ये होती है पैरेलल। जब a1/a2 = b1/b2 आता है लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं आता, तो तब वो क्या होती है, पैरेलल। आपको लाइंस कैसे भी दी हो, आप पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जनरली जो लाइन की क्वेश्चन दी रहती है उसमें ये नंबर इधर दिए रहते हैं, तो पहले आप उनको भी इस साइड कर लेंगे। सारी लाइंस को क्या करेंगे, पूरा सारे कोफिशिएंट को एक ही साइड कर लेंगे और एक साइड क्या रहना चाहिए, 0। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ये चेक करेंगे। और उसमें भी अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन चेंज है, ऐसा होगा, तो यहाँ पर c1/c2 को आप साइन के साथ ही रखेंगे, यानी 5/-7 रखेंगे। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से ये है, इसका मेन निचोड़ यही है। क्या आपको समझ आया? Yes, ma'am. कोई दिक्कत? No, ma'am. कोई परेशानी? No, ma'am. कुछ पूछना है? नो। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में आइए 3.1। एक्सरसाइज नंबर 3.1। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? अगर हमें डायरेक्ट लाइन दी हो तो परेशानी क्या है, हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि यू आर इन क्लास 10th नॉट इन क्लास 6th और 7th, तो वो आपको ऐसे सीधे सीधे लाइन दे दे हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं। पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ध्यान से सुनना, आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, उनको सॉल्व ग्राफ बना के करना है। सॉल्व कैसे करना है, ग्राफ बना। अब आप कहेंगे मैम ग्राफ बना के सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो मान लिया आपने दोनों इक्वेशन को प्लॉट कर, तो कहीं पर वो कट करेंगे, जैसे मैंने बिल्कुल अभी बताया। तो जो ये पॉइंट आएगा ना, यहाँ पे देखेंगे कि एक्स, मान लिया आपको ये पॉइंट मिल गया, आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा जिसने एक्स को 3 पे कट करा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर डालेंगे बिल्कुल लाइन से सीधा, मान लिया इसने वाई को 4 पे कट करा, तो इस लाइन के पॉइंट हो गए 3,4। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो ऐसे ग्राफिकली आपको करना है। और जब लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर लाइन की इक्वेशन लिख भी देते हैं, ये इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया है और ये इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। तो उसमें लिखते भी ताकि पता चले देखने वाले को कि आपने ये कौन सी लाइन का ग्राफ है और ये कौन सी लाइन का ग्राफ है, और जो पॉइंट आ रहा होता है कॉमन उसको भी लिखते हैं कि वो पॉइंट क्या आ रहा है। क्लियर है इतना? अच्छा, क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in the mathematics quiz। मैं थक गई। If the number of girls is more than the number of boys, कितना मोर है? 4 more than the number of boys, ठीक है। Find the number of boys and number of girls who took part in the quiz, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। कितने स्टूडेंट हैं? टोटल स्टूडेंट 3.1 बता रही मैं एक्सरसाइज नंबर। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? मीनल का ध्यान नहीं,
टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट बॉयज कितने हैं x और गर्ल्स कितनी है। तो इससे एक बात तो हमें पता ही चल गई कि जब बॉयज x हैं और गर्ल्स y हैं और टोटल 10 है तो दोनों को मिला के 10 ही होंगे। ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। जो 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनानी होती है ना वो आसान होती है, जो 1 वेरिएबल में इक्वेशन बनाना होता है वो टफ होती है। जैसे आपके पास वो वाले क्वेश्चन होते थे ना 8 में कि पिताजी की एज इतनी है, सन की, वो 1 वेरिएबल में बनानी होती थी, तो वो बड़ी टिपिकल होती है। 2 में बनानी तो आसान होती है, एक को x मान लो, एक को y बना लो, रिलेशन लिख दो, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने किसको माने अब y, ये किससे ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। बॉयज क्या है x, कितना ज्यादा है 4, जिससे ज्यादा है उसमें ऐड करेंगे, पहले भी बताया था। जिससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है बॉयज से, किससे ज्यादा है बॉयज से, तो किस में ऐड करेंगे बॉयज में। जब इसको उधर ले जाएंगे एक साइड लाना पड़ेगा। अब ला तो x को भी इधर सकते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा, पर सीधा सीधा क्या लगता है कि x पहले रखा हो, वही तो अच्छा लगता है देखने में। तो हम y को उधर ले जाते हैं तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। और 4 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा -4। ये इक्वेशन दूसरी होगी, समझ गए ना। y को इधर ले गए, x को इधर ले गए, तो -4 इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो गया। उसको मैंने सीधा करके लिख दिया। तो ये 2 लीनियर इक्वेशन आपको ऐसे मिल गए, ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे मैंने बताया ही था आपको, x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू निकल जाएगी। इस इक्वेशन में मैं अगर x इक्वल टू 1 रख दूँ, यहाँ x की वैल्यू लिख लो, यहाँ y, x इक्वल टू 1 रख दूँ तो y कितना हो जाएगा 9, x इक्वल टू 5 रख दूँ तो y कितना हो जाएगा 5। बड़ी बड़ी वैल्यू रखना, ठीक है, ताकि जैसे ऐसा मत रखना 1 वाला, थोड़ा इजी तुम्हारा प्लॉट करने के लिए 3 रख देना, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 फाइंड करना, लाइन खींचने के लिए तो 2 ही काफ़ी होते हैं, 2 पॉइंट को प्लॉट कर देना, ऐसे इसके कर लेना। तो जब दोनों को प्लॉट करेंगे तो एक कॉमन पॉइंट आएगा, अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो कॉमन पॉइंट आएगा, अगर सोल्यूशन की ज़रूरत होगी तो पॉइंट आएगा ही आएगा, अगर इनका सोल्यूशन होगा तो पॉइंट आएगा ही आएगा। और चेक भी कर सकते हैं कि इनका कॉमन सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। देखो इन लाइन को अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1/-1, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 करेंगे तो a1 1 है, a2 भी 1 है, b1 क्या है 1 है, b2 क्या है -1 है, तो ये इक्वल नहीं आ रहा, तो यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो यानी कि इनका कॉमन सोल्यूशन आएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसको एक तो ग्राफ पे प्लॉट कर लेना, दूसरा देखने के लिए कि हमने सही करा है नहीं करा है, हमारा आंसर सही है, ग्राफिकली सही आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको वैसे भी कर लेना। जैसे एक इक्वेशन है x + y = 10, दूसरी इक्वेशन है x - y = -4, इनको वैसे भी सॉल्व कर लेंगे, कट जाएगा, 2x = 6 आ जाएगा, x = 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 यहाँ रखोगे तो y = 7 आ जाएगा, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा 3,7। तो जहाँ पर ये कट करेंगे वहाँ पे 3,7 ही आएगा। बस समझ आई? तो दोनों तरीके से सॉल्व कर लेना, जिससे वेरीफाई भी हो जाएगा कि सही है या नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, का ध्यान देंगे इधर। अब मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने बता दिया था सुबह, हाँ 1 का सेकंड कौन था ये महान जिसने बताया 1 का सेकंड, ठीक है। मतलब 1 का सेकंड भी तुम खुद नहीं करोगे, कुल मिला के यही है ना। अब मैं 1 का सेकंड बताऊंगी नहीं, 1 का सेकंड खुद करोगे। मैंने 2 डाला तो 2 ही होगा, अपने हिसाब से चलेगा, तुम्हारे हिसाब से खुद भी तो कुछ किया करो। पहला बता दिया उसके जैसे ही दूसरा है ना, उसको तुम खुद करोगे। अगला देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। 3 चीजें बतानी है कि लाइंस पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्ट। क्या दिक्कत है अभी अभी मैं बता चुकी हूँ आपको, एक बताना काफी है, सब में एक ही चीज करने का तरीका देख लो। 5x - 4y + 8 = 0, 5x - 4y + 8 = 0 पहली लाइन है। दूसरी लाइन है 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। इसमें a1 क्या है 5, b1 क्या है -4, c1 है 8, a2 क्या है 7, b2 क्या है 6, c2 क्या है -9।
करके देख लेंगे। A1/A2 करो, कितना आया? 5/7। ठीक है। B1/B2 करो, कितना आया? -4/6। इसको कैंसिल करेंगे तो ऐसा -2/3। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। लास्ट में ये लिखेंगे तो कैसी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइन होंगी? खड़े हो जा चिराग, आ गया। जायसवाल परिवार का चिराग है। हाँ, किसी को नहीं भेजूंगी मैं, अभी मैथ्स का पीरियड है। कौन सी मैम बुला रही है? हाँ, उनसे कह दो मैथ्स का पीरियड है, मैम नहीं भेजूंगी, बैठ जाओ। तो मैम हो या कोई हो, यहाँ देखो, ये समझ आ गया? चिराग, सुबह मैंने अभी थोड़ी देर पहले, एक पीरियड पहले की क्लास में तीनों तरीके की कंडीशन बताई थी। खड़े होकर ये बताओ ओवरलैपिंग की क्या कंडीशन होती है? ओवरलैपिंग लाइन की, कोइंसिडेंट लाइन की। A1/A2 बोलेंगे उसको। क्या काम है? किसको बुला रहे हैं प्रिंसिपल से? क्यों बुला रहे हो प्रिंसिपल को? जाओ नीचे बैठो। A1/A2 B1/B2 नहीं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये है। A1/A2 और A1/A2 में फर्क ही नहीं है। A1/A2 का मतलब मल्टीप्लाई होता है और A1/A2 का मतलब डिवाइड होता है, दोनों में अंतर है। अगला देखो, सेकंड है, सेकंड भी ऐसा ही है, थर्ड भी ऐसा ही है। कर लोगे ना? थर्ड क्वेश्चन देखो। On comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are coincident। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं बताई, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बात एक ही है। देखो, जब भी दो केसेस में लाइंस के सॉल्यूशन होंगे और एक केस में नहीं होगा। ठीक है, हैविंग सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि लाइंस के सॉल्यूशन कब होंगे? हैविंग सॉल्यूशन दो कंडीशन में होंगे, या तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग हो और या फिर वो लाइन ओवरलैपिंग है, जिसको कोइंसिडेंट कहते हैं। इसमें एक ही सॉल्यूशन होगा, इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ठीक है। तो हैविंग सॉल्यूशन दो होते हैं और नॉट हैविंग सॉल्यूशन जब लाइंस पैरेलल होंगी। नॉट हैविंग सॉल्यूशन का मतलब लाइंस जब क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो जब पैरेलल होती है, पैरेलल की स्पेलिंग गलत होगी। जब लाइन पैरेलल होती है तो तब वो इनकंसिस्टेंट, मतलब लाइन पैरेलल होती है ऐसे याद मतलब रखो। जब लाइन सॉल्यूशन नहीं होता तो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। और जहां पर सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। तो दो केसेस में कंसिस्टेंट होगी लाइन, किस में कंसिस्टेंट होंगी? ठीक है, एक तो जब इंटरसेक्टिंग होंगी और जो दूसरा पैरेलल, दूसरा जब इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर जब कोइंसिडेंट होंगी। तो ऐसे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमको ये याद रखना है, जब सॉल्यूशन होंगे, जब सॉल्यूशन होंगे तब लाइन क्या होंगी? कंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन नहीं होंगे लाइन क्या होगी? इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन होंगे कब? जब वो या तो कट कर रही है या ओवरलैप कर रही है। ठीक है, और कब नहीं होंगे? जब दोनों मिल ही नहीं रही है, पैरेलल है, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। तो क्वेश्चन उसने घुमा के पूछा पर करना वही है भाई। इसमें भी पहले तुम्हें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 करके देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, तभी तुम्हें पता चलेगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग आ रही है या कोइंसिडेंट आ रही है या पैरेलल आ रही है। तो करना तो जो पहले क्वेश्चन में करना था, सेकंड क्वेश्चन में करना, इसमें भी वही है। बस इसमें एक स्टेप आगे ये करना है कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग आ गई तो हम लिखेंगे लाइन्स आर कंसिस्टेंट। अगर लाइन ओवरलैपिंग आ गई तब भी लिखेंगे लाइन्स आर कंसिस्टेंट। और अगर लाइन जो है पैरेलल आ गई तब लिखेंगे लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? यानी जो पीछे वाला था क्वेश्चन वही सेम ये भी है, बट उसमें एक चीज और आगे लिखो। ठीक है, क्लियर है? अगला है
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर, कर लेंगे ना इसको, कोई डाउट है आपको इसको करने के लिए? छोटा सा काम है, छोटा 6th क्लास के बच्चों को भी समझा देंगे तो वो भी कर लेगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तो हम वैसे ही चेक करेंगे जैसे A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू को कंपेयर करके, ठीक है। तो कंसिस्टेंट कब होगा? जब इंटरसेक्टिंग आएंगे या फिर ओवरलैपिंग आएंगे। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब पैरेलल आएंगे। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंसिस्टेंट इन दोनों केसेस में होते हैं, तो इसमें सोल्यूशन होगा और इसमें भी सोल्यूशन होगा। इसमें एक ही सोल्यूशन होगा, इसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। तो अगर कंसिस्टेंट आ रही है, यानी कि अगर या तो इंटरसेक्टिंग आ रही है या फिर ओवरलैपिंग आ रही है, तो उस केसेस में ग्राफ बनाओ, दोनों को ग्राफ में प्लॉट करो और ग्राफ से सोल्यूशन देखो। बस समझ में आ रहा है? अगर कंसिस्टेंट आ रही है तो फिर इसको क्या करना है? ग्राफ बना के प्लॉट करके दिखाना है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जैसे इसका एक क्वेश्चन है, देखो 4 का पहला ही देख लेते हैं। पहला है x + y = 5 और दूसरा है 2x + 2y = 7। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये सेम ही चीज है। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो ये भी क्या आएगा? x + y = 5 भी आएगा। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 है। यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो ये कौन सी कंडीशन है? ओवरलैपिंग। क्या कंडीशन है? ओवरलैपिंग, जिसको क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। तो इनको ग्राफ में दिखाना है। जो इसका ग्राफ आएगा वही इसका, उसी के ऊपर इसका ग्राफ भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही नहीं आएगा? अब सोल्यूशन अगर बताने तो कोई भी एक पॉइंट बता दो इसका। इसमें जो सारे पॉइंट है सभी इसके सोल्यूशन होंगे। तो जैसे ही आपने ग्राफ प्लॉट किया, ये लाइन आ गई, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही आ गई, तो कोई भी एक पॉइंट लेके यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर बता दो x y की वैल्यू। इसके तो इनफाइनाइट होंगे, कोई एक बता दो, ठीक है। तो हर बच्चे का अलग अलग भी आ सकता है। किसी बच्चे को ये पॉइंट पसंद आया, किसी को ये पॉइंट पसंद आया, किसी को ये पॉइंट पसंद आया, तो उसके x y की कोऑर्डिनेट बता दो। बात समझ आ रही है? और जिसमें इंटरसेक्टिंग आएंगे उसमें तो एक ही पॉइंट आएगा जहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है 5th क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। पहले यहाँ देखो, सब यहाँ ध्यान से देखिए, ये आराम से मीनल का फिर ध्यान नहीं है। ये मीनल बाहर देख रही है, मैं इसको बाहर ही भेज दूंगी बिल्कुल। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, क्या है? जब ये रेक्टेंगुलर गार्डन है और रेक्टेंगुलर है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी? अलग अलग होगी या नहीं होगी? तो इसका जो हाफ पेरीमीटर है, पहले तो इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए, तब तो हाफ पेरीमीटर पता होगा। हाफ पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का आधा, ठीक है। तो ये कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं x और ब्रेथ को मान लेते हैं y, ठीक है। तो ये कह रहा है जो लेंथ है, लेंथ क्या है? x। लेंथ क्या है? x। अकॉर्डिंग इसमें लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे आप 8th क्लास में लिखते थे, ठीक है। जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो 4 कहाँ ऐड करेंगे? ब्रेथ में। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी। तो एक तो इक्वेशन ये बनी। दूसरा ये कह रहा है कि लाइन को जब हम पूरा पढ़ेंगे क्वेश्चन को, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। तो क्या 36 है? हाफ पेरीमीटर। 36 क्या है? हाफ पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2 × L + B, ये इसका पेरीमीटर हुआ। तो इसका हाफ पेरीमीटर क्या हुआ? x + y। पेरीमीटर का आधा x + y हो जाएगा। इसकी वैल्यू 36 से बोल रहा है। इसको इक्वेशन 1 को, इसकी वैल्यू कितनी है? 36। तो क्या कह रहा है? ये बताना है, कहाँ गया क्वेश्चन? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें ग्राफिकली निकालो तो नहीं कह रहा है, ग्राफिकली निकालो कह रहा है नहीं। जब ग्राफिकली निकालो नहीं कह रहा है तो आप सिंपली जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2x = 40, x = कितना आ जाएगा? 20। तो लेंथ कितनी हो गई? 20। जब लेंथ 20 है और लेंथ और ब्रेथ का जो सम है वो 36 है, तो ब्रेथ कितनी हो गई? 30। तो ये 16 हो जाएगी। ये क्या हो गई? बात समझ आ रही है? ग्राफिकली भी ये निकल जाता है। यहाँ से ग्राफिकली देखोगे तो A1/A2 निकालो तो 1/1 आएगा,
b1/b2 निकालोगे तो -1/1 आएगा, जो दोनों बराबर नहीं है, यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वो पॉइंट भी यही आएगा 20,60। कितना आएगा वो? 20,60। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ से जो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे एक्स एक्सिस पे डालेंगे तो जो लंबाई मिलेगी वो 20 मिलेगी, और वाई एक्सिस पे डालेंगे तो जो ऊंचाई मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 16 मिलेगी। क्लियर है आपको? सब क्लियर है भैया। क्लास में टीचर बता रहा है तो ऐसा लगता है हम ही सबसे बड़े शेर आइंस्टाइन हैं, हमको सब आ गए। और तुम तो ऐसे बच्चे हो जो नहीं तो कहीं कहते ही नहीं। ये मेरे ऐसे बच्चे हैं जिनको सब क्लियर होता है, और जब इनकी कॉपी देखो चेक करने के लिए तो इनको कुछ भी क्लियर नहीं होता। यानी सब क्लियर है, माने सब क्लियर है। क्लियर का मतलब तुम्हारी मेमोरी में और है, क्लियर माने वॉश आउट। सब क्लियर है यानी सब साफ है। साफ माने वैसा साफ नहीं, क्लियर वाला साफ नहीं, साफ वाला साफ, यानी सब कुछ नहीं आ रहा है, कहने का मतलब है ना, यही मतलब है। अगला देखो, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the graphical representation of the pair of formed is intersecting। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या है? 2x plus 3y equals 2x plus 3y equals to लिख देती हूँ मैं इसको, चलो 8 इधर कर देती हूँ। अब मेरे को एक और पेयर इसके साथ लिखना है जिससे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो इसके साथ। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए मुझे एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तुम कुछ भी लिख दो, नॉट इक्वल टू है, यहाँ लिख दो 4x plus 8y equals to 16। लो, अब इसमें a1/a2 1/2 है, लेकिन b1/b2 3/8 है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हो गई। अब ये कह रहा है एक ऐसी लाइन लिख दो जिससे कि ये पैरेलल हो जाए। पैरेलल माने a1 इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी है, तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 तो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 4x plus 6y, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं होना चाहिए पैरेलल के, तो यहाँ पे 8, यहाँ पर 8 था, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी? फिर भी लिख दूंगी मैं 9 लिख दूंगी। तो यहाँ से a1/a2 1/2 हुआ, b1/b2 भी 1/2 हुआ, लेकिन c1/c2 8/9 हो गया। तो ये क्या इक्वेशन लिख दी मैंने? ये इक्वेशन किसके लिए लिखी? इसके साथ इंटरसेक्टिंग के लिए। ये इक्वेशन इसके साथ किसके लिए लिखी? पैरेलल के लिए। अब एक मुझे लिखनी है जिससे कि ये ओवरलैप हो जाए, ठीक है? तो मैं बना दूंगी 4x plus 6y equals to 16 बन गई। तो इसमें a1/a2 भी 1/2, b1/b2 भी 1/2, c1/c2 भी, ठीक है? तो ऐसे बना लेंगे। अब इससे सरल क्या हो सकता है? तुम्हारी बुक में कुछ रहा ही नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन, draw the graphs of the equations this and this, determine the coordinates। पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका ड्रॉ करना है? x minus y equals to 1 का, ठीक है? एक लाइन ये है, सॉरी +1 equals to 0, उधर जाके -1, ठीक है? दूसरा है 3x plus 2y equals to 12 को मैं उधर लिख रही हूँ। ये दो लाइन, इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे इजीली। x और y की दो वैल्यू निकाल के ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? बात समझ आ रही है? मैं तुझे 2-3 बार टोक चुकी, तेरा ध्यान नहीं है। मीनल, क्या बात? किसके ख्याल में कोई है? हाँ, चौक से पूरा चौकी। किसके ख्याल में कोई हो? मीनल कौन है? ये मीनल नहीं है क्या? अच्छा, ये प्रियानी है। मीनल कौन है? ये प्रियानी को कह रही मैं, तभी इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं कह रही हूँ, मैंने इसको 3-4 बार टोक दिया, इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? मीनल नहीं, ये जो है, ये इसका ध्यान नहीं है लगातार। प्रियानी, शक्ल एक जैसी दोनों की। हाँ, मैं कह रही हूँ ये बिल्कुल ऐसे न्यूट्रल क्यों है? मैं इसको इतना डांट रही हूँ, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। डांट मैं उसको रही हूँ, नाम मैं उसका ले रही हूँ। अब फर्क उसको पड़ रहा होगा, इसकी शक्ल में देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ इसके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। प्रियानी, तुम्हारा ध्यान नहीं है क्लास में, सुबह से मैं तुम्हें ही ऑब्जर्व कर रही हूँ। जोर से बोलूं और प्रियानी आगे कास्ट भी बता दो इसकी। प्रियानी बेलवाल, बेलवाल हो तुम? हाँ, चलो अगला देखो, ठीक है? तो ये कह रहे हैं पहले इनका ग्राफ बनाओ। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ये क्या कह रहा है ना, ध्यान से सुनो। आप ये एक ग्राफ बनाओगे, ठीक है? तो जब तुम इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करोगे तो ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बना देगी। मान लिया एक लाइन की हो सकता है, एक लाइन ऐसे आ रही हो और एक ऐसे आ रही हो, तो ये एक्स एक्सिस के साथ मिलकर इसका एक क्या बन जाएगा? ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा तो इसके 3 वर्टिसेस आएंगे,
कहीं पर भी बन सकता है, मैंने खाली ऐसे रफ बना दिया। तो उसके कोऑर्डिनेट बताने चाहिए, तो दिख के पता चल जाएंगे तुम्हें, ये कितना है वो ऐसे और ऐसे पता चल जाएगा, ये कितना है ये दिख ही जाएगा। एक्स एक्सेस को कट करना है तो एक्स में कुछ वैल्यू आ रही होगी, वाई तो 0 है यहाँ पर, ऐसे तीसरा भी पता चल जाएगा। तो पहले लाइंस के 2-2 कोऑर्डिनेट निकालना, कोऑर्डिनेट निकाल के दोनों लाइन के 2-2 सोल्यूशन निकालना। कैसे निकालोगे सोल्यूशन? हिट एंड ट्रायल मेथड से। एक्स कुछ रखा, वाई कुछ आ गया, एक्स कुछ रखा, उसको ऐसे ही बनाना, सबने ऐसे करना है वो जो मैंने आपको बताया तरीका। बिल्कुल ये सबसे ईजी तरीका होता है, देखने वाले को भी एकदम पता चलता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने x = 1 रखा तो y कितना हो गया 2। x = 1 रखेंगे, उधर जाएगा -1 -1 -1 -2, इधर y भी माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो x = 1 रखने पे y 2 आ जाएगा, x = 2 रखने पे y कितना आ जाएगा 3 आएगा, कितना आ जाएगा 3। तो ऐसे 2 सॉल्यूशन, एक पेयर हो गया 1, 2, दूसरा पेयर हो गया 2, 3। 2 सॉल्यूशन हो गए, 2 दूसरी लाइन को भी निकालना, लाइन प्लॉट कर देना। जैसे ही प्लॉट करोगे तो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं ये लाइंस कट करेंगे और एक ट्रायंगल बनेगा, उन ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने कितने बता लेंगे? Yes, ma'am. कोई दिक्कत है? No, ma'am. आज के लिए काफी है।